हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग NCERT ज्योग्राफी के क्लास 6 की ज्योग्राफी कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लगभग 3 चैप्टर्स को कवर किया है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हुआ है, ठीक है। और उसका मैंने पूरे तीनों चैप्टर का शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा है, जो आपको कहाँ मिलेगा? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द लर्निंग, ठीक है ना, द लर्निंग, उसी में आपको ये मिलेगा। द लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाइए और आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। तो आज हम लोग का जो ये चैप्टर है मानचित्र है, ठीक है ना, यानी NCERT क्लास 6 का ये चैप्टर है ज्योग्राफी का मानचित्र, जिसमें हम लोग पूरा जो चैप्टर है मानचित्र, इससे भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। बाकी के जो 3 चैप्टर हमने कराए हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी NCERT की सीरीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर है चैप्टर 4 मानचित्र, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि मानचित्र जो है क्या होता है और किस तरीके से जो है ये महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में हमने पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है, वो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि आपको पता है ग्लोब एक काल्पनिक होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे कि अपना देश, राज्य, जिला, शहर अथवा गांवों की बात, अब देखिए ग्लोब तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट और देशों की जानकारी प्राप्त की जा सकती। क्या हम लोग अपने शहर, जिले, गांवों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है ग्लोब। सिर्फ हम यहाँ पे बहुत सारे देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं, जिसको मैप कहते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, लेकिन एक गोलाकार सतह का पूरी तरीके से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है, और दूसरा मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक साथ रख दिए जाते हैं तब एक एटलस बन जाता है। मतलब बहुत सारे जो मानचित्र हैं जो है एक किताब पर बनाए जा सकते हैं। मानचित्र का मतलब मैप, कि आप कौन सी जगह पे और कहाँ रह रहे हैं। जब एक एटलस बन जाता है तो एटलस विभिन्न प्रकार या अलग अलग पैमाने की मापों को खींचता है। मतलब एक मैप जो है बहुत सारे मैप जो है एक स्थान पर बना दिए जाते हैं या एक जगह बना दिए जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मानचित्र के बारे में ही बताया गया है। अब आगे देखिए, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। मतलब कि किसी भी शहर, किसी भी गांव का मानचित्र कभी छोटा हो सकता है तो कभी बड़ा हो सकता है, कभी कभी तो एक पूरी किताब भी बन सकता है, ठीक है। और जब बहुत से मानचित्र का एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस, और जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ रख दिया जाता है एक बड़ी किताब बन जाती है। बहुत सारे मानचित्र की, जो जैसे ज्योग्राफी की किताब आती है एटलस, तो उसको एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर मानचित्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एक रबड़ की पुरानी गेंद ले, उस पर कोई रेखा चित्र बनाए, मतलब उस पर कोई मैप बना दें। आप उस पर उत्तर या दक्षिण ध्रुव को चिन्हित कर दें, जैसे हम लोग उसमें किए थे, यानी कि ग्लोब में किए थे, ठीक है। आप चाकू से इस गेंद को काट दें तथा इसे चपटा करने की कोशिश करें। तो देखिए कि किस प्रकार की रेखा का रूप जो है बिगड़ गया है, कौन सा मानचित्र खराब हो गया। तो ये ऐसे नॉर्मल सी बच्चों को सिखाने के लिए एक्टिविटी है, ठीक है। अब आइए, इम्पॉर्टेंट है, भौतिक मानचित्र क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, मतलब पृथ्वी पर प्राकृतिक आकृतियाँ
जो होते हैं वो हमारा भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। और पृथ्वी पर जो प्राकृतिक में क्या क्या, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहलाता है। भौतिक, यह प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसको हम भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करें राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। जो राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देश व राज्य उनकी सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र राजनीतिक, यानी इसको फिजिकल, इंग्लिश में ये जो है फिजिकल कहलाएगा। ठीक है ना। फिजिकल मैप कौन सा होता है, जिसमें हम लोग, चाहे वो भारत का हो, विश्व का हो या किसी गांव नक्शे का, जिसमें उसकी नदी, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, झील, झरने ये सारी चीज़ों का वर्णन हो। ठीक है ना। फिर एक होता है पॉलिटिकल, राजनीति को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, उस देश के, उस गांव के, शहर, नगर, उसकी सीमा वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, इसको हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है। तो एक पॉलिटिकल, आप जैसे ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हम फर्स्ट डे से ही बोल रहे हैं कि आप लोग जो है पॉलिटिकल और आपका फिजिकल दोनों एक एक मैप होना चाहिए, इंडिया का, वर्ल्ड का, दोनों। ठीक है ना। फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी। फिजिकल का मतलब भौतिक मानचित्र और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है थीमेटिक मानचित्र। ये क्या होता है, थीमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा उन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब कुछ विशेष मानचित्र होता है, जैसे कुछ जगह का जो विशेष है, जैसे वहाँ की सड़क, वहाँ की वर्षा, उद्योग, ये सबको जो प्रदर्शित करता है तो वो थीमेटिक मानचित्र कहलाता है, थीम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये उस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उसका नामकरण भी किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक हैं, ये पूछता है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। क्या क्या हो जाएगा, दिशा, दूरी और प्रतीक, ये 3 होते हैं। ठीक है। तो एक एक करके तीनों घटकों को हम लोग देखते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र समझ में आया। थीमेटिक मानचित्र जो किसी जगह की सड़क, वर्षा या वहाँ के उद्योग को दर्शाता है तो उसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब बात करते हैं दूरी, क्योंकि मानचित्र के 3 घटक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे दूरी क्या होता है। ठीक है। दूरी यानी डिस्टेंस। मानचित्र एक आरेखन होता है, मतलब एक मैपिंग जो है बना हुआ होता है। वो पूरे विश्व या उससे एक भाग के छोटे, मतलब पूरे विश्व को एक छोटे से कागज पर उतारा जा सकता है। ठीक है ना। और मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। पूरे मैप को हम लोग एक पन्ने में बना सकते हैं। ठीक है ना, पूरी तरीके से, और इतना छोटा छोटा रहता है कि वास्तविक दिखता भी है। और तभी यह संभव भी हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त किया जाता है, इसलिए उसके उद्देश्य पैमाने पर चुना जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए रियल दूरी होती है 100 मीटर, अब उसको हम लोग कागज में थोड़ा सा बना के छोड़ देते हैं, अप्रॉक्स वो मान लिया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर में ही व्यक्त कर दिया जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो गई 10 किलोमीटर। ठीक है। आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर है तो उसका 5 किलोमीटर दर्शा दे। इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी चाहिए तो मानचित्र पर दिए गए स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाएं। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी डिस्टेंस का पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, और उसके बीच का जो फासला होता है उसको डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। जब बड़े क्षेत्रफल भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर हो गया, स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसको छोटे पैमाने वाला चित्र कहेंगे। मतलब जैसे किसी बड़े भूभाग को दर्शाना हो, जैसे 5 सेंटीमीटर में ही वो सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर लिख पढ़ देते हैं। ठीक है। तो वो छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव
या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में ही दर्शा दिया जाता है। मतलब कि 500 मीटर की दूरी है, उसको नॉर्मल सा 5 सेंटीमीटर में ही छोटे से जगह पर उसको दर्शा दिया जाता है एक कागज़ के टुकड़े पर। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र को भी छोटे मतलब अगर बड़ा डिस्टेंस है तो भी हम लोग उसको दर्शा सकते हैं, छोटा डिस्टेंस है तो भी उस कागज़ के पन्ने में दर्शा सकते हैं उसकी दूरी के आधार पर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बताया गया है, जैसे दूरी नॉर्मल सा ही है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस समझने के लिए कि भाई जैसे क्वेश्चन आता है कि ये मान लीजिए प्लेग्राउंड है, यहाँ से शॉप की दूरी कितनी होगी, ठीक है ना, या फिर बच्चों को सिखाने के लिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे दूरी होगी, ये सामुदायिक केंद्र है, यहाँ से इसका घर सलीम का। तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, बच्चों को सिखाने के लिए पूरा छोड़ दीजिए। अब हम लोग आते हैं दिशा। दिशा क्या है? अधिकतर मानचित्र में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है। आप देखेंगे कि मैपिंग में ज़्यादातर आपको तीर का निशान दिखाई देगा, इस तरीके से कि आगे बढ़ो, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से पीछे जाओ। तो वही हमारा क्या होता है, दिशा। क्या कहलाएगा? दिशा। ठीक है, यह तीर का उत्तर, इसको मतलब कि यह तीर का उत्तर निशान दिशा को दर्शाता है। आप देखिए, पहले इसको पढ़ लेते फिर आगे का समझाते हैं। जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो जानते हैं कि आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व पश्चिम, अगर एक दिशा पता है तो सारी दिशा का पता का ज्ञान चल जाएगा। 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, प्रधान द्विगुबिंदु कहते हैं। और ये चारों दिशाओं को क्या कहा जाता है? प्रधान द्विगुबिंदु। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रधान द्विगुबिंदु। बीच की 4 रेखाएं जो होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये भी अभी बताते हैं। और इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि पहले दिशा समझ लीजिए, कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशा, ठीक है ना, 4 दिशा। एक होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया कौन सा? नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया साउथ यानी कि दक्षिण, ये हो गया ईस्ट यानी कि पूर्व, ये हो गया पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती हैं। और फिर इसके अंदर के ऐसे 4 दिशाएं, 1 2 3 4, ये इस तरीके से इसमें भी आपको 4 दिशाएं देखने को मिलेंगी इसके अंदर, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो ये इसके और इसके बीच की दूरी जो है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व, इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है और इस पर ऐसी लाइंस पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिखाया गया है। ठीक है, अब इस पे और ऐसे लाइंस बना दी गई। तो ये जो है, ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इसके बीच की जो दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व कहा जाता है। ठीक है ना, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है? उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। अब देखिए, ईस्ट और साउथ की दूरी, ईस्ट साउथ या दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व कहा जाता है। और इसके जो ये दूरी है, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यानी कि साउथ वेस्ट कहते हैं। तो ये 4 दिशाएं ऐसे भी होती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, जो दिशा के आधार पर बांटी गई है। और जो चारों को मिलाने वाला बीच का सेक्शन होता है, उसको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। हम दिक्सूचक की सहायता से, यानी कि दिक्सूचक ये है आपका कॉम्पास। क्वेश्चन आता है कि हम लोग दिशा को किसके माध्यम से माप सकते हैं या पता लगा सकते हैं? दिशा मापने का सबसे अच्छा यंत्र होता है दिक्सूचक, कंपास। ठीक है ना, जो खासकर जहाज वगैरह में चलने वाले यात्री इस्तेमाल करते हैं। अब प्रतीक क्या होता है? प्रतीक यानी साइन, मतलब कि बहुत सारे साइन होते हैं जिसका जो हम लोग बस पिक्चर देख करके उस साइन का पता कर लेते हैं। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है, क्योंकि 3 घटक होते हैं, आपको पता है, दिशा, दूरी और प्रतीक। ठीक है, वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन निर्माण, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ या कुएं दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र, रेखा का उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? प्रतीकों का। बहुत सारे लोग होते हैं जो अनएडुकेटेड भी होते हैं ना, लेकिन वो लोग चित्र को देख करके समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। प्रतीक
कम स्थान में अधिक जानकारी उपयोग करता है तो प्रतीक के इस्तेमाल का मानचित्र, मतलब ये कोई लड़का है जो अपने स्थान पर जो है बैठा है और इस तरीके से चीज़ों को देख रहा है चित्र के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जो मैप में आपको दिखाई देगा तो ये रेलवे लाइंस होती हैं, ठीक है। ये जो पहली वाली इसको बड़ी लाइन कहते हैं, फिर ये मीटर लाइन कहलाती है, फिर ये रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है ना। तो ये कौन किसको दर्शा रहा है, रेलवे लाइन को दर्शा रहा है। फिर सड़कें, एक कच्ची सड़क होती है तो पक्की सड़क का साइन ये होता है, कच्ची सड़क का साइन ये होता है। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये वाला जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये साइन है, और ये वाला जो है राज्य का है, और ये वाला जो है जिला का है। फिर बात करें नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इस तरीके से ऐसा अगर दिखाई दे तो ये आपका कुआं हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से तालाब हो जाएगा, फिर नहर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा पुल, ठीक है, ये लास्ट वाला। तो इस तरीके से हो सकता है। फिर मंदिर, मंदिर में अगर बात करें तो मंदिर भी साइन से पता चल जाता है कि क्या है। जैसे ये वाला जो है गिरजा, हमारा मंदिर हो गया, हिंदू धर्म का मंदिर हो गया, ये जो है क्रिश्चियन है, ठीक है ना, गिरजाघर हो गया, ये मस्जिद हो गया, और ये जो है छतरी हो गया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, या इसका भी पीओ लिखा होता है, पीटीओ या पीएस लिखा होता है। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, पीटीओ मतलब पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, और पीएस मतलब होता है पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये साइन से पता कर सकते हैं। बस्ती कब्रिस्तान कुछ इस तरीके से होता है, ये बस्ती और ये कब्रिस्तान है। फिर पेड़ और घास कैसा होता है, ये वाला जो है पेड़ होता है और ये वाला जो है घासें होती हैं। इस प्रकार से हम लोग मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। ये मानचित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र एक विश्वव्यापी होता है जिसे आसानी से समझा जा सकता है, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमत भी है जिसको रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इस तरीके से दिया हुआ ये बच्चों के लिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ पास है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। तो रूढ़ चिन्ह समझ आ गया ना। कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं 4.3 में, जो विभिन्न रंगों का उपयोग किया, जो पिछला वाला मैप था उसमें दर्शाया गया है। इसको आप देख सकते हैं, जो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पर्वत पीला रंग, पठार जो है पीला, उसके बाद भूरा रंग पर्वत, हरा रंग मैदान, इस तरीके से। अब रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र को समझिएगा। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपको मित्र घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना के देता है, मतलब एक नॉर्मल जल्दी से मैप बना के देता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से ही मापा जा सकता है, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में, कि जैसे मान लीजिए तुम ऐसे जाओ, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ना, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ना, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ना, आ जाएगा। तो उसको रेखा चित्र कहलाता है, जो छोटे पैमाने पर जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए खाका क्या होता है। खाका ड्राफ्ट की तरह होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब किसी छोटे क्षेत्र को अगर हम बड़े पैमाने पर खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो खाका कहलाता है, ठीक है। और मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बहुत हम कभी कभी जानना चाहते हैं, लेकिन किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई के मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। अब इतने सारे घर, इतने सारे लोग, तो सबके कमरे का मानचित्र तो नहीं बनाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र, मतलब खुद से ऐसे लाइन खींच के किए, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था मानचित्र वाला यहीं पर कवर होता है। इसमें कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आपको दिशा, दूरी और प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी बातें। इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और इसमें राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसका जो नोट्स है शॉर्ट नोट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।